हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अभ्यास की प्रश्न संख्या 5, 6, 7 एवं 8 जो कि आपकी किताब में पेज संख्या 32 पर हैं के हलों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें, जिसमें लिखा है सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। इन मिश्रणों को हमें ध्यान से देखना है और इनमें से समांगी और विषमांगी मिश्रणों को अलग करना है। तो इसे आप यदि गौर से देखें तो इसमें सोडा जल एक विलयन के रूप में प्राप्त होता है और विलयन समांगी होता है, यह आप जानते हैं। तो सोडा जल यहाँ पर समांगी मिश्रण के रूप में है। इसी प्रकार बर्फ एक यौगिक होता है, जल से बना होता है, और जल हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है और यह शुद्ध पदार्थ है। और इसीलिए आप बर्फ को समांगी मिश्रण के रूप में लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त वायु में विभिन्न गैसें घुली हुई होती हैं और इस प्रकार जो मिश्रण प्राप्त होता है वह प्रायः समांगी होता है, यानी अधिकतर समांगी मिश्रण होता है। हालांकि कुछ स्थानों की वायु विषमांगी मिश्रण के रूप में होती है। जहाँ प्रदूषित वायु होती है वहाँ पर कहीं प्रदूषण कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन उसे आप विशिष्ट रूप में मान सकते हैं। प्रायः आप वायु को समांगी मिश्रण के रूप में लिखेंगे। मिट्टी, आप जानते हैं मिट्टी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सिरका पानी और एसिटिक एसिड का मिश्रण होता है और यह विलयन के रूप में होता है, इसलिए यह भी समांगी है। और छनी हुई चाय में आप जानते हैं पानी होता है, दूध होता है और चाय पत्ती के जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं, चीनी होती है। और इस प्रकार से जो छनी हुई चाय होती है वह एक विलयन के रूप में होती है और इसलिए ये समांगी मिश्रण के रूप में होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका और छनी हुई चाय को समांगी मिश्रण के रूप में बताया है। इसमें लकड़ी और मिट्टी ये दो विषमांगी मिश्रण हैं, क्योंकि लकड़ी में कहाँ पर लकड़ी में जगह जगह पर छिद्र होते हैं, उसमें कहाँ पर वायु अधिक होगी, कहाँ पर कम होगी, कहाँ छिद्र बड़ा होगा, कहाँ छोटा होगा, ये हम नहीं कह सकते। और मिट्टी में भी कहाँ पर क्या चीज़ अधिक होगी, कौन सा घटक वहाँ पर कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, हम नहीं कह सकते। तो लकड़ी और मिट्टी का जो संगठन है वह
असमान होता है, इसीलिए हम अर्थात विषम होता है, इसीलिए हम लकड़ी को और मिट्टी को विषमांगी मिश्रण के रूप में लिखेंगे। वायु को विशिष्ट परिस्थितियों में ही हम विषमांगी मिश्रण के रूप में लेते हैं, जबकि प्रदूषित वायु होती है या कहीं पर किसी वातावरण में कुछ खास प्रकार की गैसेस जो कि वायु में मिली हुई होती हैं, उनका अनुपात यदि कहीं ज़्यादा और कम होता है तो वो विशिष्ट परिस्थितियों के लिए, उन परिस्थितियों में वायु विषमांगी मिश्रण हो जाती है। लेकिन हम सामान्यतः वायु को समांगी मिश्रण ही कहेंगे। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 6 में आप देख रहे हैं, इसे मैंने यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के उत्तर को हाईलाइट करके भी यहाँ पर बताया है कि लकड़ी और मिट्टी यहाँ पर विषमांगी मिश्रण है, और इसके अलावा जो वायु है वह विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों में तो विषमांगी हो जाता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में हम वायु को समांगी मिश्रण के रूप में लिखते हैं। शेष सभी जो मिश्रण हैं वे समांगी मिश्रण के रूप में हम लेंगे या लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 को यदि हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो किसी द्रव की शुद्धता को हम उसके क्वथनांक से ज्ञात कर सकते हैं कि वह शुद्ध है कि नहीं है। अगर यदि हमें द्रव का क्वथनांक पता है तो हम उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं, उसका क्वथनांक ज्ञात करके। यदि हम शुद्ध जो रंगहीन द्रव हमको दिया गया है उसका हम क्वथनांक ज्ञात करें और वह क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन हमें प्राप्त होता है, तब हम कहेंगे कि वह दिया गया द्रव शुद्ध जल है, अन्यथा वह जल शुद्ध नहीं है। और जब भी उसमें विभिन्न प्रकार के लवण मिश्रित होते हैं जल में, तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन से अधिक हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप क्वथनांक ज्ञात करके रंगहीन द्रव का उस द्रव की शुद्धता की जांच अर्थात शुद्ध जल की जांच कर सकते हैं, जल की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अब यदि प्रश्न संख्या 7 को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो बर्फ़ के बारे में हम जानते हैं यह जल से बना हुआ है, और जल एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक है, इसलिए यह होता तो मिश्रण की तरह ही है बर्फ़, लेकिन एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में संयोग करके एक नया यौगिक जल बनाते हैं, और जल की भौतिक अवस्था जब ठोस के रूप में होती है तो हम उसे बर्फ़ कहते हैं। और यौगिक जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के यह बना होता है, और यहाँ पर जो कण होते हैं वो जल के कण होते हैं, उन्हीं जल के कणों से ही मिलकर के वह द्रव अवस्था में भी बना हुआ होता है, और ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ जब के रूप में जब होता है तब भी वह जल के ही उन्हीं कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, और जब जलवाष्प के रूप में होता है तब भी वह उसी जल के कणों से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर बर्फ़ को हम एक यौगिक के रूप में लेंगे, और इस कारण से ये शुद्ध पदार्थ होगा। और लोहा यहाँ पर तत्व के रूप में है, इसलिए यह भी शुद्ध पदार्थ है। तत्व आप जानते हैं शुद्ध होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और एक ही प्रकार के जो कणों से मिलकर के बने हुए पदार्थ होते हैं उन्हें ही हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ यौगिक होता है, और इस कारण यह भी शुद्ध पदार्थ हुआ। यौगिक सभी यौगिक और सभी तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ यौगिक है, इसलिए यह भी शुद्ध पदार्थ है। पारा आप जानते हैं कि एक तत्व है, धातु है, और यह भी शुद्ध पदार्थ है। और इस प्रकार आपने देखा बर्फ़ यौगिक है, लोहा तत्व है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, और पारा तत्व है। तो ये सभी जो है शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि तत्व और यौगिक जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे बी भाग में दूध दिया गया है। दूध आप जानते हैं मिश्रण होता है पानी, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स या जिन्हें आप खनिज कहते हैं, तो उनका मिश्रण होता है। इसलिए
ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कई ये मिश्रण होता है और इसमें मिश्रण जो होता है वो शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत हम नहीं लिखते हैं, उसे अशुद्ध पदार्थ मानते हैं, क्योंकि वो कई प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसी प्रकार ईंट भी आपके मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कण मिले हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो आप ईंट को भी शुद्ध पदार्थ में नहीं लिखेंगे। लकड़ी में वायु और लकड़ी जिस पदार्थ से मिलकर के बनी होती है ये भी मिश्रण की तरह से होती है और विषमांगी मिश्रण के रूप में आप इसे लेते हैं, तो ये भी इसे भी हम अशुद्ध पदार्थ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आप इसमें भी कई पदार्थों के कण होते हैं। और इसके पश्चात वायु को यदि हम लें तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस मिली हुई होती हैं या घुली हुई होती हैं, और यह एक विलयन के रूप में होता है। तो इसके कण जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की गैसेस के कण होंगे, कई गैसेस इसमें मिली हुई होती हैं, तो कई तरह के कण इसमें विद्यमान होंगे। तो जिस भी पदार्थ में कई प्रकार के कण होते हैं वही अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर वायु, लकड़ी, ईंट और दूध ये आपके अशुद्ध पदार्थ हैं, इसलिए हम इन्हीं शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। इसे मैंने यहाँ पर उत्तर के रूप में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है या लिख करके दिखाया है कि बर्फ़ यौगिक है इसलिए शुद्ध पदार्थ है। लोहा तत्व है इसलिए शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है इसलिए शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है इसलिए शुद्ध पदार्थ है। पारा तत्व है इसलिए शुद्ध पदार्थ है। शेष दूध, ईंट, लकड़ी और वायु ये कई प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसलिए हम इन्हें शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। अब यदि हम प्रश्न संख्या 8 को देखें, प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी चूँकि आप जानते हैं विषमांगी मिश्रण है और विलयन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है। मिट्टी में हम यह निश्चित नहीं कर सकते कहाँ कंकड़ पत्थर, कहाँ बालू, कहाँ पर कोई अन्य प्रकार का पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित होगा, हम स्पष्ट नहीं कह सकते। अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्थानों की मिट्टी अगर हम लेते हैं तो उसमें जो उसके घटक अवयव होते हैं उनके भिन्न भिन्न अनुपात हमको दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषम का अर्थ होता है असमान, अर्थात उसका प्रत्येक भाग जो होता है एक समान नहीं होता है, असमान होता है, अर्थात विषम होता है, इसीलिए हम इसे विषमांगी मिश्रण के रूप में लिखते हैं। फिर समुद्री जल आप जानते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज लवण घुले हुए होते हैं और वह समान मात्रा में ही जल में घुले हुए होते हैं। आप कहीं समुद्री जल लेंगे तो उसके प्रत्येक भाग में जो खनिज लवण विद्यमान होते हैं वे समान रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात समुद्री जल का प्रत्येक भाग एक समान होता है। आनुपातिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें घटक अवयवों के लिए तो समान होता है, इसलिए हम समुद्री जल को समांगी मिश्रण कहते हैं। और जल और खनिज लवणों का समांगी मिश्रण है और इसी कारण यह विलयन है। वायु जो सी पार्ट है आपका यहाँ पर 8वीं का, इसमें आप देख रहे हैं वायु लिखा है, तो वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का समांगी मिश्रण होता है और इसी कारण वायु गैसों का विलयन होता है, गैसों का विलयन होता है। इसी प्रकार यदि हम कोयले की बात करें तो कोयला भी विषमांगी होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस या वायु उसके छिद्रों में होती है। कहाँ पर गैसेस की मात्रा कम होगी, ज़्यादा होगी, हम नहीं कह सकते। तो कोयला भी विषमांगी मिश्रण की तरह है और मिट्टी भी विषमांगी मिश्रण की तरह है। सोडा जल समांगी मिश्रण होता है। इस सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुली हुई होती है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार जो ये सोडा जल जो समांगी मिश्रण होता है इसे हम विलयन कहते हैं। तो सोडा जल को हम विलयन कहेंगे, वायु को विलयन कहेंगे और समुद्री जल को विलयन कहेंगे, जिसे मैंने यहाँ पर इस रूप में
दिखाया है। आप देख रहे हैं कि समुद्री जल, वायु और सोडा जल, इन्हें हम समांगी मिश्रण कह सकते हैं और समांगी मिश्रण ही विलयन होते हैं। तो विलयन के अंतर्गत हम समुद्री जल, वायु और सोडा जल को लिखेंगे। इस प्रकार आपने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 के हलों को समझ लिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।